नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी व बघेलखंड के पठार की। पिछली वीडियो में हमने देखा मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड के पठार की। ये हमारी वीडियो का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद में वाली सीरीज़ है, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम इसके बाद मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स और जनजातियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, पिछली वीडियो में हमने मध्य भारत के पठार को डिस्कस किया था, मालवा के पठार को डिस्कस किया था, बुंदेलखंड के पठार को देखा था, रीवा पन्ना के पठार को भी देख लिया था, नर्मदा सोन घाटी को भी देखा था। ये नर्मदा सोन घाटी जो है इसको भी देखा था। आज वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा एक, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आज हम इसके बारे में देखेंगे। और ये बघेलखंड का पठार, इन दोनों को हम देखेंगे। तो आइए, यहाँ आपको साफ नज़र आएगा, ये जो है ये पूरा, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नीचे महाराष्ट्र लगता है दक्षिण में, और ये दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लगता है। सतपुड़ा पर्वत जो है, या सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है, इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ये वाली जो है इसको कहते हैं सतपुड़ा प्रदेश। मैकाल पर्वत श्रेणी ये आती है जो बघेलखंड और सतपुड़ा के बीच बाउंड्री पे है, जो कि इनकी सीमा का विभाजन करती है। बघेलखंड के पठार की और सतपुड़ा की सीमाओं का विभाजन करती है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ये आप देख सकते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये है पहला सतपुड़ा प्रदेश, दूसरा है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जहाँ पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आती है, ये जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है ये बुरहानपुर का दर्रा। इस बुरहानपुर के दर्रे को दक्षिण द्वार भी कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में कई बार इसका जिक्र आएगा बुरहानपुर के दर्रे का। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को देखेंगे, मतलब कि पूरे सतपुड़ा को देखेंगे सबसे पहले तो हम। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कुल क्षेत्रफल, मैकाल पर्वत श्रृंखला के बारे में, मैकाल पर्वत श्रृंखला का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 34,000 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है तथा यह उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में अलीराजपुर जिले तक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना है। देखिए, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का जो कुल क्षेत्रफल है, जिसमें जो हमने 3 भाग देखे थे वो भी इसी में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो बुरहानपुर दर्रा हो, सतपुड़ा प्रदेश हो, या मैकाल पर्वत श्रेणी हो, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल कुल है, टोटल एरिया अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, तो यह है 34,000 वर्ग किलोमीटर। जो पूरे एरिया मध्य प्रदेश का अगर पूरा एरिया देखें तो उसमें अपना 11% कंट्रीब्यूट करता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दक्षिण की सीमा का निर्धारण करती है, प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। उत्तर में इसके
नर्मदा एवं दक्षिण में ताप्ती नदी के मध्य स्थित है ये जो है, और मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसलिए नर्मदा नदी को आपने देखा होगा मैकल सुता भी कहते हैं, क्योंकि सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो मैकाल पर्वत से निकलने वाली नदी उसको हम मैकल सुता कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुता यानी होता है पुत्री। तो मैकाल की पुत्री के रूप में देखा जाता है नर्मदा नदी को, क्योंकि नर्मदा नदी जो है यह मैकाल पर्वत से निकलती है। अब देखते हैं औसतन ऊंचाई। तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से अधिक है। औसतन वर्षा अगर देखेंगे तो 75 से 140 सेंटीमीटर के होती है। मैकाल के पूर्वी भाग में अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा, सोन, जोहिला, बिजुल, बनास और गोपद आदि नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैकाल पर्वत से किन किन नदियों का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा, सोन, जोहिला, बिजुल, बनास और गोपद। मैकाल श्रेणी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, हमने यहाँ देखा। इस कारण इस क्षेत्र को वाटरशेड भी कहा जाता है। तो आपको दो शब्दों का मुख्यतः ध्यान रखना है कि वाटरशेड किसे कहते हैं, किस पठार को कहते हैं, और नदियों का मायका किस पठार को कहते हैं। तो जो मालवा का पठार हमने आगे डिस्कस किया था, मालवा का प्लेट्यू जो हमने देखा था, उसको नदियों का मायका कहते हैं, और सतपुड़ा श्रेणी को वाटरशेड कहते हैं। तो दोनों शब्दों में आपको अंतर देखना है। अब देखते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, मध्य सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। हमने जो देखा था पहले, जो बुरहानपुर दर्रा हमने देखा था, तो वो पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत पड़ता है। मध्य सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत धूपगढ़ पड़ता है, धूपगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और पूर्वी सतपुड़ा में मैकाल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। मैकाल पर्वत श्रृंखला जो कि बघेलखंड के पठार को और सतपुड़ा को अलग अलग करती है, विभाजक का काम करती है। और जो नर्मदा, सोन, जोहिला नदियाँ जो निकलती हैं, ये भी पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती हैं। अमरकंटक इसी के अंतर्गत आता है। देखते हैं, तो ये देखिए, ये जूम किया हुआ है। ये पूरा जो है ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा श्रृंखला आपको दिख रही होगी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ये रहा, जिसके अंतर्गत बुरहानपुर दर्रा आता है, इसको कहते हैं पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, ये वाली। फिर मध्य सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे, ये वाली। तो ये यहाँ से ये पूरा इतना रहा मध्य सतपुड़ा श्रेणी, जिसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, या यहाँ पर ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो पचमढ़ी इसी के अंतर्गत आती है, इसी क्षेत्र में आती है। और ये रहा पूर्वी सतपुड़ा, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे, और यहीं से सारी नदियों का उद्गम होता है। सोन, जोहिला, नर्मदा उसमें सबसे खास है, और सोन और जोहिला, और इसके में बनास और गोपद नदियों का, आदि नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। तो अब हम देखते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, इसका विस्तार गुजरात से पूर्वी हिस्से तथा महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले जो कि हमने देखा था बुरहानपुर के दर्रे तक पाया जाता है। इसे राजपीपलिया की पहाड़ी एवं बड़वानी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बड़वानी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार पूछ चुके हैं MPPSC 2019 में, तो आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसमें पूछा गया था। तो इसका जो विस्तार है वो पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देखें तो देखिए, ये पश्चिमी सतपुड़ा है। तो यहाँ से गुजरात लग जाता है, गुजरात प्रदेश लग जाता है, और नीचे आता है महाराष्ट्र,
तो इसका जो विस्तार है ये पूर्व में गुजरात में पाया जाता है और दक्षिण और देखेंगे तो महाराष्ट्र में आता है। उत्तरी हिस्से, इसका उत्तरी हिस्सा देखेंगे तो खैर दक्षिण भी इसी में आता है। फिर बुरहानपुर जिला, बुरहानपुर का दर्रा जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत राजपीपलिया की पहाड़ी एवं बड़वानी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजपीपलिया की पहाड़ी और बड़वानी की पहाड़ी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो सतपुड़ा, जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है उसे जाना जाता है। इस भाग में अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिले आते हैं। हमने पीछे देखा तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एवं बुरहानपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसी क्षेत्र में असीरगढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ का किला भी आपने सुना होगा, हमारी एक वीडियो आ चुकी है प्रमुख महलों और किलों पे, तो हमने उसमें डिस्कस किया था असीरगढ़ का किला। तो आशा राजा अहीर ने जो असीरगढ़ का किला बनाया था वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और असीरगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, असीरगढ़ की पहाड़ी नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ के मैदान स्थित हैं। तो असीरगढ़ की पहाड़ी व नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ का मैदान स्थित है। यह भाग दक्कन लावा के पठारी चट्टानों का क्षेत्र है। जो डेक्कन में जो लावा वोल्केनो एरप्ट होते थे तो उसका जो लावा गिरा उससे ये पूरी चट्टानें बनी हुई हैं। यह सतपुड़ा का सबसे कम चौड़ा भाग है। हमने देखा यहाँ पे सबसे कम चौड़ाई है इसकी। सबसे कम चौड़ा भाग कौन सा है? अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी जो है वो सबसे कम चौड़ा भाग है सतपुड़ा श्रृंखला का। तो पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी जो है सबसे कम चौड़ा भाग है। इस श्रेणी के क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र कहा जाता है। निमाड़ अक्सर हम सुनते हैं निमाड़, लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि कहाँ पर है निमाड़। तो निमाड़ कहाँ आता है? ये पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत निमाड़ आता है। इसी क्षेत्र को निमाड़ कहा जाता है। पौराणिक काल में निमाड़ को अनूप जनपद कहा जाता था। हमने जो 16 जनपद कही उनमें से एक थी अनूप जनपद, और ये अनूप जनपद निमाड़ के ही हैं। बाद में इसे निमाड़ की संज्ञा दी गई। बाद में पहले अनूप नाम था इसका, अनूप जनपद कहते थे, बाद में इसका नाम निमाड़ हो गया। यह पूर्वी खंडवा तथा पश्चिमी निमाड़ को खरगोन में विभाजित किया गया है। तो पूर्वी निमाड़ किसको कहेंगे? खंडवा को कहेंगे, और पश्चिमी निमाड़ अगर कहेंगे तो वो खरगोन को कहेंगे। खंडवा, खरगोन। अब देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मध्य सतपुड़ा श्रेणी को। अभी हमने पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी देखी, अब हम मध्य सतपुड़ा श्रेणी देखेंगे। तो जो धूपगढ़ है वो इसी के अंतर्गत आता है। देखते हैं इस क्षेत्र को ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो महादेव श्रेणी पर्वत श्रेणी जो है या ग्वालीगढ़ के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। मध्य सतपुड़ा श्रेणी को जाना जाता है। इसी क्षेत्र में महादेव की पहाड़ी 1200 मीटर है इसकी हाइट, 1200 मीटर इसकी हाइट है, यह भी स्थित है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी देखिए धूपगढ़, हमने देखा धूपगढ़ वो पचमढ़ी में पड़ती है, धूपगढ़ पचमढ़ी में पड़ती है, जिला होशंगाबाद के अंतर्गत होशंगाबाद आता है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो कि पचमढ़ी में पड़ता है, और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। धूपगढ़ की चोटी का प्राचीन नाम एहवर्ट्सकुट था। तो धूपगढ़ की पुराना नाम क्या था धूपगढ़ चोटी का? तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को देखेंगे। इसमें हम मध्य सतपुड़ा श्रेणी देख रहे हैं। महादेव पहाड़ी के अंतर्गत राज्य का प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी आता है। हमने पीछे देखा कि जो धूपगढ़ है वो पचमढ़ी के अंतर्गत आता है, और पचमढ़ी जो है वो होशंगाबाद जिले में आता है, जो कि मध्य सतपुड़ा श्रेणी में पड़ती है। तो वो हिल स्टेशन पचमढ़ी भी इसी के अंतर्गत आता है।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1067 मीटर है। हाइट की बात कर रहे हैं समुद्र तल से। पश्चिम प्रदेश का सर्वाधिक 199 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान है। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो है पचमढ़ी में होती है। पूरे प्रदेश की भी अगर हम मिला लें तो सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। तो ग्रीष्मकालीन जो अंग्रेजों के ज़माने में जब राजधानी बनी, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी, गर्मियों के मौसम वाली जो राजधानी थी, जहाँ पे गर्मियाँ बिताई जा सकें, वो पचमढ़ी बनी, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी के नाम से भी पचमढ़ी को जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी के नाम से भी पचमढ़ी को जाना जाता है। पचमढ़ी से कालीभीत पहाड़ी से तवा नदी का उद्गम होता है। तो तवा नदी का जो उद्गम है, जो तवा बांध भी बना है, तवा पुल जो है वो भी बना है एक तहसील बाबई, उस बाबई तहसील होशंगाबाद के बीच कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है। तो हमने देखा तवा नदी का उद्गम यहीं से होता है। और जो बोरी घाटी पड़ती है, बोरी घाटी, वो इसी के अंतर्गत पड़ती है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है बोरी घाटी। अभी आगे हम जब नदियाँ डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये 172 किलोमीटर बहकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी जो है ये 172 किलोमीटर तक बहती है, फिर उसके बाद ये नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र का संपूर्ण निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना की जो चट्टानें थी, तो उसी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा बालाघाट जो हैं, जो जिले हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ी के दक्षिण की ढालों पर मैगजीन तथा छिंदवाड़ा के निकट पेंच घाटी, पेंच नेशनल पार्क भी हम देखेंगे। तो पेंच घाटी भी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि पेंच नदी यहाँ से बहती है। तो पेंच घाटी से कोयला प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त होता है और इस क्षेत्र के किस जिलों से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महादेव पहाड़ी जो है, इसकी दक्षिण ढालों की बात करें तो यहाँ से मैगजीन प्राप्त होता है। और छिंदवाड़ा के निकट ही जो पेंच घाटी बहती है, पेंच घाटी बहती है, उस पेंच घाटी से हमें कोयला प्राप्त होता है। पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। और इस क्षेत्र में मुख्यतः गोंड, कोरकू, बेगा और भारिया जनजाति निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। हम यहाँ देख रहे हैं गोंड, कोरकू, बेगा, भारिया जनजाति जो है वो इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। अब हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पूर्वी सतपुड़ा देखेंगे। तो देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से अगर नीचे की ओर आएंगे, तो मैकाल श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो। तथा मैकाल श्रेणी का संपूर्ण भाग नर्मदा घाटी के ऊपरी बेसिन है। तो जो नर्मदा घाटी जो है, उसका जो ऊपरी बेसिन हम देखें तो वो क्या है, वो मैकाल श्रेणी, क्योंकि मैकल सुता कहते हैं मैकाल पर्वत से निकलती है, तो इसके ऊपरी भाग में क्या होगा, नर्मदा के ऊपरी भाग में मैकाल पर्वत श्रृंखला होगी। तो आप इसको इस चीज़ से याद रख सकते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है इसलिए उसे मैकाल सुता कहते हैं। तो ऊपरी भाग में वही पर्वत श्रृंखला है, मैकाल श्रेणी ऊपरी भाग में है और नीचे नर्मदा है, क्योंकि मैकाल से निकलती है और इसे मैकाल सुता भी कहा जाता है। तो आप इससे उसको एसोसिएट कर सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक। तो पहली सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी धूपगढ़ थी, जो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आती। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, जिसे प्राचीन काल में आम्रकूट कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में आम्रकूट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1064 मीटर है, ये ऊंचा है। यह इस श्रेणी की सबसे चौड़ा भाग है। तो ये सबसे चौड़ा भाग है और सबसे कम चौड़ा भाग हमने देखा था तो वो था पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जो थी वो सबसे कम चौड़ा भाग था, और सबसे
ज़्यादा चौड़ा भाग की हम बात करें तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गई एक दूसरे की। तो इस साइड है पूर्व और इस साइड है पश्चिम। तो पश्चिम का भाग कम चौड़ा है, इस साइड का कम चौड़ा है और इस साइड का ज़्यादा चौड़ा है। सबसे चौड़ा इसका है और सबसे कम चौड़ा इस तरफ का है। ठीक है, ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसमें अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल। अगर एक बार आप एमपी का मैप देखेंगे ज़िले वाइज तो आपको ये पूरे ज़िले एक ही बार में याद हो जाएंगे, अगर आपने इनका भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा तो। मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य से सम्मिलित है। तो इसका पूर्वी भाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से मिला हुआ है, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश के पूर्व में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है। मैकाल श्रेणी के उत्तरी भाग का जल संग्रहण नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग का जल संग्रहण बेनगंगा नदी में होता है। उत्तरी भाग है, उत्तर में जितना भी जल है वो कहाँ जाता है? नर्मदा में जाता है। और दक्षिण भाग में जितना भी जल है ये कहाँ जाके इकट्ठा होता है? बैनगंगा नदी में इकट्ठा होता है। मैकाल श्रेणी के दक्षिण में प्रभावित होने वाली टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान में बेनगंगा ने टांडा को अपनी सहायक नदी के रूप में शामिल कर लिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि नर्मदा नदी जो कि उत्तरी भाग का जल इकट्ठा करती है, उत्तरी भाग का जल संग्रहित करती है, ये उत्तरी भाग का जल संग्रहित करती है। अब जो टांडा थी वो पहले उत्तरी भाग में जल संग्रहित करने वाली नर्मदा नदी की सहायक थी, लेकिन अब टांडा जो है वो दक्षिण भाग का जल संग्रहित करने वाली बेनगंगा नदी की सहायक बन गई। तो हमने देखा कि शिफ्ट हुआ, पहले जो उत्तरी भाग की सहायक नदी थी, जो नर्मदा उत्तरी भाग में जल संग्रहण कर रही थी उसकी सहायक नदी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब वो दक्षिण भाग में जो नदी जल संग्रहण कर रही है बेनगंगा, उसकी सहायक नदी बन गई है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण भी ऐसा होता है कि जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता शिफ्ट करती जाती हैं। आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम बघेलखंड का पठार। आखिरी भौगोलिक क्षेत्र है कहें जो हम अब देखेंगे, बघेलखंड का पठार। जो देखते हैं, देखिए बघेलखंड का पठार, इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 से 1500 मीटर ऊंचाई है इसकी, इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो काली और लाल मिट्टी पाई जाती हैं। औसतन वर्षा की बात करें तो 125 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। नदियाँ सोन, रिहंद और गोपद नदी सतपुड़ा श्रेणी में भी देखी तो निकलती है वहाँ से हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनका जल प्रभाव है। सोन और गोपद जो नदियाँ हैं वो निकलती तो सतपुड़ा से ही है, लेकिन बघेलखंड के पठार में उनका जल विस्तार है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्व में स्थित है। देखिए इस तरफ स्थित है, इस तरफ स्थित है, उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है, ये सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है यहाँ से, और ये जो है ये बघेलखंड का पठार स्थित है। तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है, ये उत्तरी भाग हो गया और ये हो गया पूर्वी भाग, ये उत्तरी पूर्व में भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। और अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो प्रदेश में, अगर पूरे प्रदेश में हम देखेंगे तो ये दक्षिण भाग है, दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। बघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ये आपको पूछा गया है पटवारी 2017 व MPSI 2017 में। तो ये पटवारी 2017 और MPSI 2017 में पूछा जा चुका है कि बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, मतलब कि किस भाग में स्थित है ये पूछा गया है। बघेलखंड का कुल क्षेत्रफल 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका 25,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। अगेन हमने देखा कि बॉर्डर शेयर्स होती हैं बघेलखंड, और बघेलखंड की जो बॉर्डर शेयर होती है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो जो टोटल एरिया है बघेलखंड के पठार का वो 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर है।
और मध्य प्रदेश में ये जितने एरिया में फैला हुआ है वो है 25,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जाता है छत्तीसगढ़ में। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 7% है, मतलब 7% ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश में। एमपी कांस्टेबल 17 में पूछा जा चुका है कि कितना क्षेत्रफल है इसका और कितना ये टोटल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूट करता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक चौपाया पाए जाते हैं, मतलब पशु। ये पूरा देखिए, यहाँ पे वन अधिक है, यहाँ पे दंडकारण्य के जो जंगल आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, बघेलखंड के पठार पे आते हैं। तो ये एक यहाँ पे जंगल भी अधिक है, तो पशुपालन के लिए बहुत अच्छा एरिया अगर माने तो हम, तो चौपाया जो सबसे ज़्यादा पशु है, जो जानवर हैं, वो यहीं पे पाया जाएगा, यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा क्लाइमेट मिल जाता है। आगे हम देखते हैं, तो भैगा, कोल, उरव और कोरवा जनजाति इसी पठार में सर्वाधिक निवास करती हैं। तो ये जनजाति के आधार पर भी आपको देखना है कि कौन सा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। देखेंगे, बैगा, कोल, उरव और कोरवा जनजाति इस क्षेत्र में मुख्यतः निवास करती हैं। इस क्षेत्र की दृष्टि से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा पठार सबसे बड़ा पठार है, कौन सा पठार सबसे छोटा पठार है। तो जो सबसे बड़ा पठार है वो मालवा का पठार है, हमने पहले ही देख चुके हैं। अब ये जो सबसे छोटा पठार है ये है बघेलखंड का पठार। ये ग्रुप 1 पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है कि प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो वो है बघेलखंड का पठार। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का विभाजन के पश्चात बघेलखंड का पश्चिमी भाग वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर व कटनी, जबलपुर जिले में विस्तृत है। तो 2000 में, जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2000 में विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का। तो जो पश्चिमी भाग है बघेलखंड का वो मध्य प्रदेश में है, और जो पूर्वी भाग है बघेलखंड का वो छत्तीसगढ़ में है। तो पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी व जबलपुर ये आते हैं बघेलखंड के पठार में, और उसका पश्चिमी हिस्सा है ये। इसमें हम आगे देखते हैं, बघेलखंड के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र आता है, क्योंकि 31,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बघेलखंड में अलग सोहागपुर है, और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसमें होशंगाबाद जिले के अंतर्गत एक सोहागपुर आता है, वो अलग सोहागपुर जो सतपुड़ा श्रेणी में आता है, और एक है जो बघेलखंड में आता है। तो दोनों सोहागपुर हैं, दोनों अलग अलग सोहागपुर हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि एक नहीं है। जो कि इसका ये वाला जो बघेलखंड का पठार है जिसके अंतर्गत सोहागपुर कोयला क्षेत्र आता है, ये 3100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1985 से सोहागपुर कोयला क्षेत्र साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी कोयला उत्खनन कर रही है। ये 1985 से कर रही है। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र सिंगरौली जिले में है, जो कि 2337 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये MPSI 2016 और MPPSC 2013 में पूछा गया है कि पहला सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है और किस पठार में आता है, और दूसरा कहाँ है और किस पठार में आता है। तो दोनों पहले और दोनों जो सबसे बड़े कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं वो आते हैं बघेलखंड के पठार में। पहला जो है वो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, और दूसरा जो है वो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। दोनों का एरिया आपको देखना है कितना कितना है, और कौन सी कंपनी वहाँ पर कोयला उत्खनन का काम कर रही है। सिंगरौली की कोयला परत विश्व की सबसे मोटी कोयला परत है, जो लगभग 136 मीटर मोटी है। सबसे जो मोटी परत है कोयला की वो सबसे मोटी परत है सिंगरौली, जो कोयला खदान है वहाँ पे सबसे मोटी कोयला परत है, जो कि 136 मीटर उसकी हाइट है, उसकी मोटाई है। और सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है, देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है वो देश का सबसे बड़ा कोयला
एरिया है, कोयला क्षेत्र है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं तो मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चतुर्थ एवं कोयला भंडारण में 5वां स्थान है। उत्पादन में चतुर्थ स्थान है मध्य प्रदेश का और भंडारण में 5वां। मतलब कि टोटल हम कितना वहाँ से निकाल पा रहे हैं वो अलग है, और टोटल कितना एरिया में है वो ये अलग है। तो जो हम निकाल पाते हैं वो है चतुर्थ। उत्पादन प्रोडक्शन हम कर पाते हैं जितने कोयले का, उसमें मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। और जितना टोटल हमें है, हमारे पास है, वो है 5वां स्थान है उसमें। प्रदेश में कोयला की लगभग 70 खदानें हैं। मध्य प्रदेश में 70 खदानें हैं कुल लगभग कोयला उत्पादन के लिए। और मुख्य रूप से इसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। प्रदेश में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना विंध्यक्रम चट्टानों से होती है। गोंडवाना से होती है। और किस प्रकार का कोयला पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटुमिनस 4 प्रकार के कोयले होते हैं। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत सीधी जिले के पिपरी कोटा क्षेत्र से कोरडम खनिज की प्राप्ति होती है। ये MPPSC 2010 और ग्रुप 4 2018 में पूछा गया है कि बुंदेलखंड के पठार के किस जिले से किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो पिपरी कोटा क्षेत्र है, यहाँ से कोरंडम एक खनिज पदार्थ होता है, उसकी प्राप्ति होती है। मालवा के पठार की तरह इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन से क्षेत्र से गुजरती है और कितने जिलों से गुजरती है ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, दोनों पठारों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और 14 जिले प्रदेश के इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो हम ये पूरी सीरीज कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल वाली पूरी सीरीज आज कवर हो गई है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में